चलें जी, हम अपना नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो है डिस्कस करते हैं एंड वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड भी है हमारा, जिसको हम क्या करेंगे अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड इज़ क्वाइट शॉर्ट वन बट ईजी है। देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, कैसे है, हम इसको यहाँ पर डिस्कस आउट करते हैं। आप लोग जब पीआरसी के ज़माने से आप एक डेफिनेशन पढ़ते आते हैं, इसको हम कहते हैं पीपी, जिसको हम क्या कहते हैं पीपी कह रहे होते हैं। पीआरसी के ज़माने से जो है आप क्या करते हैं, आप इस डेफिनेशन को पढ़ के आ रहे होते हैं कि पीपीई बेसिकली क्या होता है। कि आप सबसे पहले देखते हैं कि ये आपका नॉन करंट एसेट होगा, मतलब आपका ये टेंजिबल एसेट है जिसका यूज़ जो है वो मोर देन 1 ईयर होगा, और ये बिज़नेस में आप यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉर प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, फॉर रेंटल पर्पसेस, इन मकासद के लिए आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आप इसे क्या कहते हैं, पीपीई कह रहे होते हैं। पीपीई के लिए जो हम स्टैंडर्ड डिस्कस करते हैं वो हमारा कौन सा कहलाता है, IAS 16 जो है वो कंसिडर हो रहा होता है। ये वो स्टैंडर्ड है जिसको हम क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं कि यार ये स्टैंडर्ड है हमारा। लेकिन इस पीपीई में आप डिस्कस करके आते हैं, आप जब अपनी प्रॉपर्टी लिख रहे होते हैं आप इसको वहाँ पे डिस्कस आउट करते हैं। आप इस प्रॉपर्टी को कैपिटलाइज करना सीखते हैं, मतलब आप इसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट जो है वो सीखते हैं बनाना। आप इस प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट करना जो है वो क्या करते हैं, सीखते हैं। आपको पता है कि आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड होता है डेप्रिशिएट करने का, या आप WDV मेथड के तहत इसको क्या कर रहे होते हैं, आप इसको लेके चल रहे होते हैं। उसके बाद आप इसको रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर भी क्या कर रहे होते हैं, आप इसको रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर भी कैरी कर रहे होते हैं। ये सारा कुछ आपने सीखा होता है IAS 16 में। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, अब यहाँ पे हम स्पेसिफ़िकली जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, हमारी प्रॉपर्टी। वो क्या है, हमारी प्रॉपर्टी की हम स्पेसिफ़िकली जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का मतलब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लैंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं। किसकी, लैंड की, किसकी, बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, जिनको हमने रखा होता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। जिसको हमने किसके लिए रखा होता है, जिसको हमने रखा होता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल के लिए। मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस है, मैं कारोबार कर रहा हूँ, मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मैं अपना कॉलेज रन कर रहा हूँ। लेकिन कॉलेज रन कर रहा हूँ, जो कॉलेज के लिए बिल्डिंग है, जहाँ पे मैं अपना कॉलेज रन कर रहा हूँ, जो कॉलेज के लिए बिल्डिंग है, वो तो मैं कहूँगा भाई ये मेरी बिल्डिंग आएगी IAS 16 में, हम इसको कैपिटलाइज करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, हम इसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। लेकिन ये कॉलेज रन करता करता मैंने माइट भी एक प्लॉट लिया हो, माइट भी मैंने एक फ्लैट लिया हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने किस पर्पज़ के लिए रखा हुआ है, जो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। किसके लिए रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। क्या कि यार इस प्लॉट का या इस फ्लैट का मैं रेंट जो है वो खाऊंगा, या जो मेरा कैपिटल है, जो मैंने यहाँ पे सरमाया किया हुआ है, मैं उसको कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल करूँगा। कि आज एक प्लॉट जो है वो 10 लाख का मिल रहा है, मैं 10 लाख का ले लेता हूँ, 5 साल के बाद जो है मैं इसको सेल आउट करूँगा और ये कितने का बिक जाएगा, ये बिक जाएगा 2 मिलियन का बिक जाएगा। तो इसके लिए लिया हुआ है। तो अब इन बिल्डिंग्स की बात करनी है कि ये वाली जो बिल्डिंग्स हैं, ये वाले जो एसेट्स हैं, जो ये वाली प्रॉपर्टी है, हमने इसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे हम देखेंगे। बिकॉज अगर आप टेक्निकली बात करें, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो
हमने जब कंपनी के अकाउंट्स आपने अगर डील करने हैं, जब आपने कंपनी के अकाउंट्स में जाना है, आप देखेंगे तो भाई कंपनी जो है उसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस तो कुछ और है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, उसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस जो है वो क्या है, वो फ्रिज जो है वो बनाती है। वो क्या करती है, वो फ्रिज जो है वो बना रही होती है। डैट इज़ द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस जो उसने हमें बताया हुआ है। लेकिन कंपनी के पास पैसा आ रहा है, कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, कंपनी चाहती है कि हम इस कैश को, जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है या जो हमारे पास फंड्स मौजूद है, हम इन फंड्स को यूटिलाइज़ कर लें, हम इसको वेस्ट ना रहने दें। बिकॉज़ एक गरीब इंसान में जो है और जो एक अमीर इंसान है, उसके अंदर जो बुनियादी फ़र्क है वो यही है कि वो फंड्स को यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। अगर 1 लाख रुपया है, अगर 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया अगर गरीब आदमी के पास है, तो भाई गरीब आदमी मैक्सिमम पता है क्या करेगा, गरीब आदमी जाएगा इस 1 लाख रुपए का आईफोन जो है वो ख़रीद लेगा, या इस 1 लाख रुपए की शॉपिंग जो है वो कर लेगा, या इस 1 लाख रुपए का जो है फूड आइटम्स जो है वो क्या कर लेगा, इंजॉय कर लेगा। देखिए अगर अमीर आदमी के पास 1 लाख रुपया है, अमीर आदमी के लिए ये आईफोन, शॉपिंग, फूड्स जो है वो क्या हो गए, वो यूज़लेस कंसिडर करेगा। वो कहेगा यार मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं इसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके चलता हूँ कि मैं इस 1 लाख रुपये को क्या करता हूँ, मैं इस 1 लाख रुपये को कहीं पर लगा देता हूँ, बाद में मुझे इसको एक जो है पैसे स्पेंड कर दूंगा, तो मुझे इस 1 लाख रुपये के ऊपर माइट भी हर महीने 10,000 मिलता रहे 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए। तो वो क्या करेगा, वो इस 1 लाख को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए क्या कर रहा होगा, यूज़ कर रहा होगा। और वो फिर 1 लाख से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या करेगा, वो 1.5 लाख रुपया कमाने की हत्तुल वसा कोशिश करेगा। बिकॉज अमीर आदमी नेवर वांट्स कि उसके फंड्स जो हैं वो आइडल पड़े रहें, वो उनको प्रॉपरली क्या करना चाहेगा, वो उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहेगा, इस्तेमाल करना चाहेगा कि यार ये फंड्स जो हैं मेरे क्या होने चाहिए, वेले नहीं पड़े होने चाहिए, इस्तेमाल होने चाहिए, यूज़ होने चाहिए। तो डैट इज़ द अप्रोच जो किसकी होगी, एक अमीर आदमी की अप्रोच होगी। तो अगर एक अमीर आदमी की ये अप्रोच है, तो भाई जो अमीर कंपनीज होती हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनकी भी अप्रोच है। अगर बिजनेस के पास फंड्स पड़े हुए हैं तो वो अपने मैनेजर्स को बुलाएंगे, कहेंगे भाई तुम लोग सीए करके आए हो, तुम लोगों ने बीएफडी का पेपर पास किया हुआ है, तुम लोगों ने एसीसीए किया हुआ है, तुम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो पढ़ के आई हुई है। क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी हुई है। हमें बताएं, हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, हम कहीं पे लगाते हैं, हम इसको यूटिलाइज करते हैं, ताकि इस पैसे से हम क्या ले सकें, हम इस पैसे से जो भी हमारा फ़ायदा है वो क्या कर सकें, हासिल कर सकें। हम पैसे को यूटिलाइज करना चाहते हैं, हम 1 लाख से 2 लाख कमाना चाहते हैं, हम 1 लाख के अपने इतने कॉन्स्टेंट कैश फ्लो चाहते हैं कि हमें पैसे जो हैं वो क्या हों, हासिल हो रहे हों, हम इंजॉय कर रहे हों, हम इस 1 लाख को डबल करना चाहते हैं, हम इस 1 लाख से कॉन्स्टेंट कैश फ्लोज चाहते हैं। तो वहाँ पे फिर जो होंगे, जो मैनेजर्स वगैरह होंगे, जो कंसल्टेंट होंगे, वो कहेंगे सर आपके पास पैसे ही हैं, ठीक है जी, क्या करें, इस पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, क्या कर दें, इस पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें। आज आप एक प्लॉट ले लें, उस प्लॉट को लेके अपने पास रख लें, 10 साल के बाद प्लॉट को बेच देगा। अगर आज एक प्लॉट करोड़ का है, 10 साल के बाद 50 करोड़ का हो। या आप इससे क्या करें, आप इससे फ्लैट ले लें, या आप इससे एक बिल्डिंग ले लें, इसको रेंट आउट कर दीजिएगा, एक कॉन्स्टेंट कैश फ्लो आता रहेगा। तो ये आपको मशवरे मिलेंगे और आप क्या करेंगे, आप इन मशवरों पर अमल भी कर लेंगे, आप ये प्लॉट खरीद भी लेंगे, आप ये प्लॉट जो है बाय कर लेंगे, आप जो है वो क्या करेंगे, बिल्डिंग जो है वो खरीद लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। सवाल ये है कि अब ये जो आपने प्लॉट लिया है, ये जो आपने बिल्डिंग ली है, इन मशवरों पे चल के हुए क्या ये बिल्डिंग को आपने इस्तेमाल करना है? द आंसर इज नो। ये बिल्डिंग हमने किस पर्पस के लिए ली है? ये बिल्डिंग्स ली हैं हमने किस पर्पस के लिए? रेंटल्स के लिए। ये बिल्डिंग्स किसके लिए ली हैं? किराए के लिए ली हैं। ये बिल्डिंग्स हमने किसके लिए ली हैं? ये बिल्डिंग्स हमने ली हैं इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए, कि हम आज 1 करोड़ लगा रहे हैं, 10 साल के बाद 20 करोड़ निकाल लेंगे। तो सवाल है कि अब इनको हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, हमने इनको अपनी बुक्स में किस तरह से कैरी करना है, हम कैसे इनको लेके चलेंगे, कैसे हम इनको कैरी कर रहे होंगे, ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है, इस स्टैंडर्ड में सीखना है। क्या ये एज पर IAS 16 आएगा या एज पर अदर स्टैंडर्ड्स आएगा, ये सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पे सीखना है। तो इन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं जो हमारी यहाँ पे, जिसको लिए हमारा स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है क्या, IAS 40, इसको हम क्या कह रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस की बात करें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास
कि हमारे डेफिनेशंस क्या हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? ये एक प्रॉपर्टी जिसमें लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग भी। अब यहाँ पे बड़ी क्लियर बात है जो आपने याद रखनी है, जो आपने कभी भी नहीं भूलनी। सर ये प्रॉपर्टी की बात हो रही है, सर ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है प्रॉपर्टी की। ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है प्रॉपर्टी की। और प्रॉपर्टी में हम लैंड की बात कर रहे हैं, ज़मीन की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी में किसकी बात कर रहे हैं? हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ज़मीन और बिल्डिंग की बात हो रही है। यहाँ पे आप किसी व्हीकल की बात नहीं कर रहे, किसी प्लांट की बात नहीं कर रहे, स्पेसिफिकली किसके लिए? लैंड और बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, या पार्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। मकसद क्या है भाई? लैंड और बिल्डिंग तो सर हम क्या कहेंगे, हम IAS 16 में पढ़ के आए हैं, तो वो वाली बिल्डिंग, इसमें क्या बिल्डिंग है? बिल्डिंग में मकसद जो बेसिक डिफरेंस है वो है इसकी यूटिलाइजेशन का। हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं? टू अर्न रेंटल्स, टू अर्न रेंटल्स। किसके लिए? अर्न रेंटल्स। किसके लिए? किराया कमाने के लिए, या फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, या किसके लिए? कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, या दोनों के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरा आज एक दोस्त है, उसके पास एक घर है 4 मरले का। वो 4 मरले का घर जो है वो बेच रहा है, और मुझे कहता है यार कि तुम आके मेरा 4 मरले का घर जो है उससे क्या कर लो, उसको जो है बाय कर लो। वो क्या कहता है? मेरा 4 मरले का घर जो है वो क्या कर लो, उसको बाय कर लो। मैंने कहा क्यों? कहता यार ये 4 मरले का तुम घर ले लो, मैं तुम्हें आज 8 मिलियन का जो है वो घर दे रहा हूँ। तुम इस घर के 3 फ्लोर्स जो हैं वो बने हुए हैं, तुम उनको रेंट आउट कर सकते हो। तुम्हें इसका रेंट जो है वो मिल जाएगा जी 60K पर मंथ जो है तुम इसका रेंट ले सकते हो। मतलब 7,20,000 मैं इसका एनुअल रेंट ले सकता हूँ। उसने कहा सेकेंडली तुम इसको अगर ऑन करते हो, तुम इसको ऑन करने के बाद 5 साल के बाद बेचोगे, तो ये अगर तुम आज 8 मिलियन का ले रहे हो तो 5 साल के बाद ये कितने का बिक जाएगा? 150 मिलियन का बिक जाएगा। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या कि मैं 0.8 मिलियन जो है वो हर साल भी कमाऊंगा। 0.8 मिलियन इंटू 5 करूंगा तो मेरे पास तकरीबन आ जाएगा 4 मिलियन का मैं रेंट भी ले लूंगा। और मैं चूंकि आज 8 मिलियन का प्लॉट ले रहा, घर ले रहा हूँ, मैं कितने का बेच दूंगा? सॉरी 8 मिलियन का ले रहा हूँ, मैं कितने का बेच दूंगा? मैं इसको 15 मिलियन का बेच दूंगा। तो मैंने कहा यार ये सही है, 7 मिलियन मैं वहाँ से कमा लूँगा, 4 मिलियन यहाँ से कमा लूँगा। तो मैंने कहा यार 11 मिलियन जो है वो मैं यहाँ से 5 सालों में कमा लूँगा। तो मैंने इस घर को, मैंने इस प्रॉपर्टी को अगर इन मकासद के लिए लिया है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कह रहे होंगे ये हमारी क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़ा क्लियर है। क्या? अर्न रेंटल्स या कैपिटल एप्रिसिएशन, या बोथ। किराए के लिए, अपने सरमाए को बढ़ाने के लिए, दोनों के लिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो कह रहे होंगे। क्लियर है दोस्तों? अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी की बात करें, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की। हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रॉपर्टी की। सर प्रॉपर्टी तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब? मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, अभी हम इसको एग्जांपल इसकी कंसीडर करते हैं। बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन के पास प्लॉट्स हैं, हाउसेज हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो इसको सेल कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मतलब इनका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है कि ये घरों में डील कर रहे हैं, प्लॉट्स में डील कर रहे हैं, प्लॉट्स को बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तो हम बड़ा बुनियादी पढ़ के आए हैं कि अगर हम जिस चीज़ में डील कर रहे हों, जो हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हो, वो किसका पार्ट बनेगा, वो हमारा इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा। तो इसका मतलब बहरिया टाउन चूँकि इसका कारोबार ये है, इसके लिए हाउसेज, इसके लिए प्लॉट किसका पार्ट बनेंगे, ये बात बनेंगे इन्वेंट्री का। ये किसका पार्ट बनेंगे, इन्वेंट्री का पार्ट बनेंगे। फिर हम एग्जांपल लेते हैं, एसबीआई कॉलेज है, और ये जो एसबीआई कॉलेज है ये भी एक बिल्डिंग जो है वो ख़रीद लेते हैं। क्या करते हैं, ये लोग भी जो है एक बिल्डिंग जो है वो ख़रीद लेते हैं, और ये इस बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, ये बिल्डिंग को क्लासेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्डिंग को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये इनके लिए बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है, तो ये किसका पार्ट बनेगी, ये इसका पीपीई का पार्ट बन रही होगी, और ये इसको एज़ पर IAS 16 क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। क्या करेंगे, एज़ पर IAS 16 लेके चल रहे होंगे। अब इसी एसबीआई के पास पैसा आ गया, और एसबीआई ने कहा यार हमारे पास पैसा आ गया है, अभी तो हम आइडल पैसा पड़ा हुआ है। वो क्या करते हैं, एसबीआई जाके फॉर एग्ज़ाम्पल वो डीएचए में एक प्लॉट लेकर रख देते हैं कि यार हम इसको 5 साल के बाद प्लॉट को बेच देंगे। ये एक सिंपल कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो 10 मिलियन का जो है वो 5 मरले का प्लॉट ले लेते हैं कि अभी हमारे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, 5 साल के बाद हम इसको बेच देंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस 10 मिलियन को 5 साल के बाद 20 मिलियन या 25 मिलियन में ले जाना, पैसों को बढ़ा देना। अब इसका ऑब्जेक्टिव चेंज है, इसका ऑब्जेक्टिव कैपिटल एप्रिसिएशन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेंगे। ये हमारी जाएगी IAS 40 में। तो सर देखें आपके सामने है, एक ही बिल्डिंग है, अगर इनकी बात करें तो इनके लिए इन्वेंट्री है, अगर यहाँ बात करें तो IAS 16 है, अगर यहाँ बात करें तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 का पार्ट जो है वो क्या है, बन रही होती है। तो स्कोप चेंज हो जाता है। आपने देखना है, आप किसी प्लॉट को, किसी बिल्डिंग को, किसी फ्लैट को, किसी दुकान को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ ही क्या हो जाएगा, आपका ये सारे का सारा स्कोप इसका चेंज हो रहा होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई चलें आगे।
उसके बाद हम देखते हैं ज़रा एक कंसेप्ट, वो है पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग का। इसका पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग का, इसका पार्टली ऑक्यूपाइड इसको ज़रा हमने अंडरस्टैंड करना है, इसको हमने समझना है। देखें जी, आपने एक फ्लैट बनाया, ठीक है, एक आप फ्लैट बनाते हैं, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल। तो ये आपने 4 स्टोरी एक बिल्डिंग बनाई है और आपने इसको बनाया ही रेंटल पर्पस के लिए। किसके लिए बनाया है? आपने इसको बनाया ही किसके लिए है? रेंटल पर्पस के लिए। आपको नज़र आ रहा है कि इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है किराया। तो अगर रेंटल पर्पस के लिए बिल्डिंग बनाई है तो ये वाली बिल्डिंग जो है ये किस में जाएगी? ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर क्या होगी? कंसिडर हो रही है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है। आप कहेंगे ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। आप इसे क्या लेके चलेंगे? आप इसको IAS 40 में लेके चलेंगे। ठीक है जी। अब यही आपने बिल्डिंग बनाई, प्लाज़ा बनाया, और इस प्लाज़े में आपने अपने ऑफिस खोल लिए। आपने प्लाज़ा बनाया और आपने इसमें अपना ऑफिस खोल लिया। आपका ये हेड ऑफिस बन गया। इन 5 मंजिलों के ऊपर आप सिर्फ़ और सिर्फ काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस बिल्डिंग को आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए? ये बिल्डिंग आपकी इस्तेमाल हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? दिस बिल्डिंग इज़ यूज्ड एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो आप इसको क्या करेंगे? आप इसको IAS 16 में ट्रीट करेंगे। ये किसका पार्ट बनेगी? आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बनेगी। ये किसका पार्ट बनेगी? आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बनेगी। और इसके लिए ना अब हम इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ऑनर ऑक्यूपाइड। क्या? ऑनर ऑक्यूपाइड। क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? ऑनर ऑक्यूपाइड, जो हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। जो क्या है? जो हमारे खुद इस्तेमाल में है। जो क्या है? हमारे खुद इस्तेमाल में है। इसको हम कहते हैं ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी किसका पार्ट बनती है? PPE का पार्ट बनती है। तो PPE का पार्ट जब बनेगी किस में जाएगी? हमारी IAS 16 में जा रही होगी। क्लियर है ये? अब सवाल है, हम बात करते हैं पार्टली ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। इसकी बात करते हैं पार्टली ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की। पार्टली ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ज़रा हम यहाँ पे इसको समझते हैं। आपने एक बिल्डिंग बनाई, फ्लोर हैं जी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर और 6th फ्लोर। आपकी बिल्डिंग जो है वो 6th फ्लोर पे है। वो क्या है? वो 6th फ्लोर है बिल्डिंग के। क्या है वो? 6th फ्लोर है। ये वाला फ्लोर जो है ना, ये वाला फ्लोर, ये आपका ओनर ऑक्यूपाइड है। ये क्या है? ऑनर ऑक्यूपाइड है। ये आप खुद के इस्तेमाल में है। और ये वाले फ्लोर जो है ना, ये वाले, ये आपने रखे हुए हैं रेंटल पर्पस के लिए। किसके लिए लिए? रेंटल पर्पस के लिए। ये वाले फ्लोर जो हैं, ये वाले फ्लोर जो हैं, आप इनको इंडिपेंडेंटली रेंट आउट भी कर सकते हैं। आप इनको इंडिपेंडेंटली सोल्ड आउट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंटली रेंट आउट भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली सोल्ड आउट भी कर सकते हैं। तो आपको पता है कि यार ये इतना इंडिपेंडेंटली मैं बेच सकता हूँ, तो आप इसको किस में ट्रीट करेंगे? आप इसको IAS 40 में जो है वो क्या करेंगे? ट्रीट कर रहे होंगे। इसमें ट्रीट करेंगे IAS 40 में। आप इसे क्या कर रहे होंगे? ट्रीट कर रहे होंगे। इसे ज़रा पढ़ें जल्दी से, बताएं।
हाँ भी क्लियर है। अब देखो तो क्या लिखा है, अगर आपको पता है अगर आपको पता है कि इतना एरिया सेपरेटली जा सकता है तो इसको हम सेपरेटली IS 40 में ट्रीट करेंगे और इसको हम सेपरेटली क्या करेंगे, हम इसको IS 60 में लेके जाएंगे। मुझे पता है यार ये वाला एरिया सेपरेट रेंट आउट हो सकता है, ये वाला एरिया सेपरेटली सोल्ड आउट हो सकता है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इनको सेपरेटली ही ट्रीट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, सेपरेटली ही ट्रीट कर रहे होंगे। लेकिन व्हाट इफ़ आप सेपरेटली रेंट आउट नहीं कर सकते, आप सेपरेटली सोल्ड आउट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे तो था आप इंडिपेंडेंटली नहीं बेच सकते, लेकिन आप देखते हैं ऐसी बिल्डिंग का बड़ा इनसिग्निफिकेंट सा पोर्शन जो है वो ऑनर ऑक्यूपाइड है और सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अगर आप सेपरेटली इंडिपेंडेंटली इनको रेंट आउट नहीं कर सकते, आप सेपरेटली इंडिपेंडेंटली उनको बेच नहीं सकते, लेकिन बहुत थोड़ा सा पोर्शन जो है वो आपके कब्ज़े में है जो इस्तेमाल कर रहे हैं और मेजोरिटी आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा हुआ है, अगर ये सिनेरियो है तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो किस में ट्रीट होगी, वो IAS 40 में ही ट्रीट हो रही होगी। तो किस में ट्रीट होगी, वो हमारी IAS 40 में ही ट्रीट हो रही होगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, आप बताइएगा ये क्लियर है सबको? तो ये है हमारे पास पार्टली ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग के बारे में क्या है क्या नहीं। उसके बाद ना हमारे पास स्कोप वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका स्कोप MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्कोप जो है वो हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, मतलब जो हमारे शॉर्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने हैं उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने देखना है कि कौन कौन से बिल्डिंग्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैं या नहीं है। तो भाई को एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो हम कंसिडर करेंगे, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आती है, कौन कौन सी नहीं आती। तो सबसे पहले कोई भी लैंड जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्लीकेशन रखा हुआ है, लॉन्ग टर्म का मतलब आप मोटी सी बात कर लें कि 5 साल के लिए आपने रखा है कि हम एक लैंड ले रहे हैं, हम उसको 5 साल के बाद बेचेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन है। इसको आप क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक मैं आज लैंड लेता हूँ तो मैं 2 साल के बाद बेच दूँगा, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन की बात हम कर रहे हैं। उसके अलावा कोई आपने प्रॉपर्टी, आपने कोई ज़मीन ले ली है, कोई आपने लैंड जो है वो ख़रीद लिया है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। यू हैव नो आइडिया, यू हैव नो क्लू अबाउट दैट कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कि हम इसको ऑनर ऑक्यूपाइड करेंगे, हम इसमें बिल्डिंग बनाएंगे या हम इसमें फैक्ट्री बनाएंगे। आपको कुछ नहीं पता, लैंड लेकर रख दिया है, जो होगा देखी जाएगी। तो इस तरह का लैंड जो है जिसका आपको यूज़ नहीं पता, दैट इज़ ऑल्सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आपकी एक बिल्डिंग जो है वो आपने खाली करवा दी कि हम इसको लीज़ आउट करेंगे, रेंट पे देंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अगर आप ऑपरेटिंग लीज़ आप जाके पढ़ेंगे, एक होती है आपके पास फाइनेंस लीज़। जो फाइनेंस लीज़ होती है ना आपकी, इसमें आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिंग लीज़ होती है इसमें आपकी ओनरशिप जो है वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती, बल्कि ये मालिक के पास ही रहती है। मतलब किराया, Airbnb आप समझ लें, ये किसकी बात हो रही है, होटल्स की बात हो रही है, Airbnb की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। उसके बाद है प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट एंड डेवलप। आप इस तरह से कर रहे हैं कि आप उसको फ्यूचर में एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपने प्रॉपर्टी बना रहे हैं, आप फ्लैट्स बना रहे हैं या आप एक प्लाज़ा बना रहे हैं और आपने कह दिया कि मैं दुकानें रेंट आउट करूँगा या बेचूँगा, तो ये आपके लिए क्या आएगी, ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फॉल कर रही होगी। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना ये है कि क्या आएगा, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है ना, ये आपके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है कि यार ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएंगी।
इसको याद कर लो। इनके अलावा जो भी है वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अब वो कौन कौन सी हैं? प्रॉपर्टी इंटेंडेड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि अगर आपका कारोबार ये है कि आप प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, सर ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो है ये किस में जाती हैं आपकी? ये IAS 2 में आती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ किस में आती हैं आपकी? IAS 2 में आती हैं, इसमें नहीं आएगी। प्रॉपर्टी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं ऑन द थर्ड पार्टीज़, इसका मतलब आप तो डेवलपर हैं, आपकी ना कोई प्रॉपर्टी है ना कुछ है, आप बस डेवलपर है, आप ठेकेदार हैं, तो भाई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें नहीं आएगी। ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, किस में जाएगी? आपकी IAS 16 में जा रही होगी। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर यूज़ और डेवलपमेंट एज अ ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, कि आप अपनी फैक्ट्री बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं जहाँ पे आप खुद बैठेंगे, ये भी किस में जाएगी? IAS 16 में। यहाँ आपने प्रॉपर्टी बनाई है जो अपने ही एम्प्लॉयज़ को रेंट आउट कर रहे हैं, तो ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी कंसिडर होगी या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आ रही होगी। इज दैट क्लियर? तो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि भाई ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी, वो हमारे लिए क्या है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर हो रही होंगी। जी भैया, क्लियर है ये? तो ये कुछ फ्लो चार्ट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर होंगे, आप इनको ले लीजिएगा, तो आपको मिल जाएंगे स्लाइड्स वगैरह ही, जो भी PDF है, एविधर यू कैन व्हाट्सएप में, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब प्रॉपर्टी विद एंसिलरी सर्विसेज, मतलब आप सपोर्टिव सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे आप लॉन्ड्री की सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे आप जनरेटर की सर्विसेज दे रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, इन सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टी के साथ आप दूसरी चीज़ें भी दे रहे हैं, हॉल मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, एडमिन सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा ये जो एंसिलरी सर्विसेज है इसकी सिग्निफिकेंस कैसी है, इसकी सिग्निफिकेंस कैसी है। जैसे मुझे एक बात बताएं, आप एक होटल में जाते हैं और आप एक होटल में आपको सिर्फ़ और सिर्फ रूम मिल रहा हो, ना कोई बेड हो, ना कोई खाना मिले, ना कोई रूम सर्विस मिले, क्या आप कभी उस होटल में जाएंगे? नहीं। क्यों? आप होटल में जब सेलेक्ट करेंगे, जब आप होटल को सेलेक्ट करेंगे तो आप इन सर्विसेज की बेस के ऊपर करेंगे। आप होटल को सिलेक्ट करेंगे किसके ऊपर? इन सर्विसेज की बेस के ऊपर कर रहे होंगे। यहाँ पे सर्विसेज जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे जो सर्विसेज जो हैं वो क्या हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जो जितना आपको लग्जूरियस सर्व करेगा, जो आपको अच्छी सर्विसेज देगा, जो रूम अच्छा देगा, जो फूड अच्छा देगा, जो पार्किंग अच्छी देगा, आप उसी होटल पे जाएंगे। तो जहाँ पे आपकी एंसिलरी सर्विसेज सिग्निफिकेंट हैं, वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को आप IAS 16 का पार्ट बनाएंगे। लेकिन अगर आप रेंट आउट कर रहे हैं प्रॉपर्टी और वहाँ पे आपकी सर्विसेज जैसे इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वहाँ पे रेंटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किराया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो किस में जाएगी? IAS 40 का पार्ट बन रही होगी। जैसे आपने एक फ़्लैट कंस्ट्रक्ट किया और आप फ्लैट जो है वो किराए पे दे रहे हैं, आपने कहा ठीक है जी फ्लैट जो है वो किराए पे दे रहे हैं, और नीचे आपने एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो भी रखा हुआ है। तो अब गार्ड की सर्विसेज हैं लेकिन ये बड़ी इनसिग्निफिकेंट है, मोस्टली सिग्निफिकेंट क्या है? फ्लैट है। तो इसलिए फ़्लैट किस में जाएंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर हम बात करें होटल्स की, आप रूम्स दे रहे हैं वो भी किराए पे, बट रूम के साथ रूम सर्विसेज दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, पार्किंग स्पेस दे रहे हैं, लॉन्ड्री दे रहे हैं, तो ये जो है कभी भी आपकी इसमें कंसिडर नहीं हो रही होगी। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिए कि अगर हमारी पार्टली ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, इसके लिए हमने रूल जो है वो डिस्कस आउट कर लिया है। उसके बाद याद रखिएगा, ये छोटा सा पॉइंट है, ये सिर्फ आपने याद रखना है कि अगर एक होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी अगर अपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करती है, अगर वो अपनी प्रॉपर्टी किसी इसको रेंट आउट करती हैं सब्सिडरी कंपनी को,
तो जिसकी कंपनी है, जिसने किराए पे दी हुई है, वो अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज़ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहाँ पे जाके आप उसको एज़ पर IAS 16 लिख रहे होंगे। छोटी सी बात जो है वो क्या रखनी है, आपने याद रखनी है। उसके बाद है हमारे पास कि हमारा रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है। ये जो इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया है ये सेम एज़ IAS 16 है। मतलब जो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिकग्निशन क्राइटेरिया है कि अब हम कब किसको PPE मानते हैं वही इसमें आ रहा होगा, उसी के तौर पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिमेंबर हम जो PPE का है वो कि एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम अपने एसेट के तौर के ऊपर सिर्फ उस वक्त ही रिकग्नाइज़ करेंगे। एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम अपने एसेट के तौर के ऊपर उस वक्त ही हम क्या करेंगे, रिकग्नाइज़ करेंगे, कब, जब हमें प्रोबेबल है कि उसके जितने भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो हमें आएंगे। मतलब मैंने वाकई ही प्लॉट ले लिया, मुझे पता लग रहा है कि भाई मुझे इसके बेनिफिट्स आएंगे। मैंने सिंपल क्या किया हुआ, मैंने एक फ़ाइल लेकर रखी है, मुझे इसके बेनिफिट्स का भी नहीं पता, मुझे प्रोबेबल नहीं है, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा। हाँ, जब मैं प्रोबेबल हूँ कि मुझे वाकई ही ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ये वाकई ही मुझे हासिल हो रहे होंगे, तभी हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी रिलायबली मेजरेबल। तो हमने क्या देखना है, हमने दो चीज़ देखनी है कि हमने देखना है हमें जो उसके बेनिफिट्स हैं वो प्रोबेबल है या नहीं, और दूसरी हमने देखनी है कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी रिलायबली मेजरेबल है और उसके बेनिफिट्स भी हमें हासिल हो रहे होंगे, तब हम क्या करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब जब हम इनिशियल मेजरमेंट की बात करेंगे, इनिशियल मेजरमेंट में तो आपने देखना है कि हम देखेंगे इनिशियल मेजरमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्लस जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट अनकर होगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट में बेसिकली क्या आ जाएगा, जो आप यहाँ पे कमीशन वगैरह पे कर रहे होंगे, जो आपके यहाँ पे ट्रांसफ़र फ़ी वगैरह होगी, जो आपके NOC के चार्जेस वगैरह होंगे, जो आपके लीगल अखराजात हुए, ये आपकी ट्रांसफ़र कॉस्ट वगैरह में कंसिडर होगी। और कॉस्ट में अगर परचेज़ की है, अगर हमने कोई बिल्डिंग ख़रीदी है, कोई प्लॉट ख़रीदी है, तो उसमें क्या होगी, परचेज़ प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इसमें आ रही होगी। और अगर हमने प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की है, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की है, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें हम ले लेंगे कॉस्ट ऑफ लैंड कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने फ्लैट बना ली है, मैंने ज़मीन कितने की ली थी वो इसमें आ जाएगा। जो मेरे पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर होगी वो मैं इसमें यहाँ पे लिख लूँगा। अब जो फ्लैट बनाने पे मेरा डायरेक्ट मटेरियल लगा होगा वो इसमें आ जाएगा, जो मेरा लेबर का एक्सपेंसेस होगा वो इसमें आ जाएगा, या जो मेरे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस होंगे, जो मैंने ख़र्चे किए होंगे, वो भी इसका पार्ट जो है वो क्या कर रहे होंगे, बन रहे होंगे। तो इसका मतलब इसमें हम लेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज़, अगर हमने बनाई है तो हम लेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज़ प्लस हम लेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के हमारा परचेज़ करने पे और कंस्ट्रक्शन पे, मतलब उसको फिनिश प्रोडक्ट की फॉर्म में लाने तक जो ख़र्चा हुआ होगा, हम इस अमाउंट के ऊपर, हम इस वैल्यू के ऊपर क्या कर रहे होंगे, इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो अब क्या है कंपोनेंट्स में, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, लीगल कॉस्ट। अगर फ्यूचर में कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपने कमिट कर दी 10-20 साल के लिए तो वो हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट एज इनिशियल मेजरमेंट आ रही होगी। ठीक है जी। तो हम इसको इधर वाइंड अप करते हैं। अब इसमें हमारा आखिरी पर्सपेक्टिव रह गया है, दैट इज़ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एंड ट्रांसफ़र के केसेस। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हमारा ये जो है फिर ख़त्म हो जाए।